हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो इस बार की वीडियो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। बेसिक टर्म्स जो हम डे टू डे लाइफ में इकोनॉमिक से रिलेटेड सुनते रहते हैं, रिसेंट चेंजेस होते रहते हैं एंड सर्टेन इस ड्यूरेशन में तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। सो वील हैव अ लुक इन अ क्विक वे ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज. Now, before we begin, to all the viewers, a message: do subscribe to the channel and do like the video if you find it helpful or explanatory enough for any of your examination or your day-to-day life. शुरू करते हैं. Now, first of all, I'll let you know about the topics we are going to talk about. So, हम GDP यानी Gross Domestic Product के ऊपर बात करेंगे, GNP Gross National Product, repo rate and reverse repo rate which are a part of liquidity adjustment facility, marginal standing facility या MSF, reserve ratio जिसके अंदर दो आते हैं SLR and CRR, and bank rate. These are certain topics we are going to have a talk on and a bit of discussion over it. Do subscribe to the channel please and show your love with liking the video. सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से. नाउ जीडीपी के बारे में तो हम लोग सुनते आ रहे हैं. जीडीपी हर साल कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है एंड वी कम टू नो इंडिया जीडीपी इज गोइंग डाउन और ग्रोइंग अप. बट व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन व्हेन यू से जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? इट इज द टोटल मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू ऑफ all the finished goods and services produced within a country's borders in a specific time period. एक time period, चाहे आप quarterly ले रहे हैं, चाहे yearly ले रहे हैं या half yearly ले रहे हैं, तो एक certain time period में एक country के border के अंदर कितनी goods and services provide हुई हैं या finished goods and services provide हुए हैं. यानी if this is India, अगर हम इंडिया का रेफरेंस ले तो इंडिया के अंदर कितनी गुड्स किसी कंपनी के या कितनी सर्विसेज किसी ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए हैं, दैट इज ऑल इंक्लूडेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है. अगर वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज को तो वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगी. और अगर कोई बाहर का बी इट सम इंडियन, कोई इंडियन ओरिजिन का है, बाहर से मनी भेज रहा है तो वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा. सो एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया वो जीडीपी में आएगा. अगर कहीं से आ रहा है इंडिया में वो इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी में. नाउ जीडीपी दो तरह की होती है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. सो लेट्स हैव अ लुक. नॉमिनल और रियल जीडीपी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज sum total of economic output is valued at current market price, base market price. Now what do we talk about when we say current market price and base market price? Now taking exemplar form में इसे देख के देखते हैं. Take 2 years 2019 2020. कोई भी प्रोडक्ट ले लो, चाहे ऑरेंज के रेट्स ले लो. ऑरेंजेस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2019 1000 pieces were produced. 2020 में भी 1000 pieces were produced. Okay. 2019 में ऑरेंजेस का प्राइस was at 10 per piece. एक ऑरेंज 10 रुपए का था. 2020 में वही चीज 12 रुपए की हो गई. ठीक है. But the total quantity remained same. So, अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर Now when it comes to nominal GDP, अगर हम nominal की बात करेंगे तो nominal 2019 में 10,000 रही and 2020 के अंदर 12,000 रही. ये nominal रही. nominal यानी we'll multiply या total of price into amount. ये हमारा नॉमिनल हो जाएगा. ये नॉमिनल होता है यानी जितना प्राइस है हमारा उससे मल्टीप्लाई कर दिया, करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट को, यानी हमें नॉमिनल मिल गया. ठीक है. अगर रियल जीडीपी के बारे में बात करें कि रियल जीडीपी क्या होती है, लेट मी चेंज द कलर. नाउ रियल जीडीपी की अगर बात करेंगे तो रियल जीडीपी में बेस ईयर से मल्टीप्लाई होगा. यानी कि अगर 2020 का रियल जीडीपी देखना है तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द टर्म्स कि ये 10,000 ही रहा है.
2020 की रियल जीडीपी 10,000 ही है बिकॉज द क्वांटिटी डिड नॉट इंक्रीज, और बेस प्राइस से देखें तो इट रिमेन्ड द सेम. सो रियल जीडीपी इज द इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर वैल्यूड एट प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट प्राइस. तो हर बार रियल जीडीपी का एक बेस प्राइस होगा, चाहे वो किसी भी ईयर को लेकर हो, लेकिन एक बेस प्राइस जरूर होगा उसको लेकर के. So real for 2020 is going to be 10,000, whereas nominal for 2020 will be 12,000. ठीक है. So real GDP किस पे बेस्ड होता है? बेस ईयर के मार्केट प्राइस पे. नॉमिनल किसके पे बेस्ड है? रियल मार्केट, जो करंट मार्केट प्राइस है उस पे बेस्ड है नॉमिनल, whereas रियल किस पे बेस्ड है? बेस प्राइस पे. तो डेफिनेटली अब यही आपने देख लिया, यहीं पे एग्जांपल देख लिया कि नॉमिनल जो है वो रियल से ज्यादा है, और ये यूजुअली ज्यादा ही रहता है. रियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉमिनल, क्योंकि वी हैव अ डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस. एंड इसीलिए रियल जीडीपी इज द गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्चुअली गुड इंडिकेटर एक रियल जीडीपी होता है, और नॉमिनल जीडीपी जो होता है ये इसके थ्रू ग्रोथ हम इतना इजीली एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है, सिर्फ मार्केट प्राइस ही इंक्रीज हुआ है, सच कुछ बहुत खास डिफरेंस नहीं आया है. यही अगर क्वांटिटी में डिफरेंस आया होता, had it been a difference in the quantity as well, चाहे अमाउंट सेम रहता लेकिन क्वांटिटी अगर ये 10,000 की जगह 1200 हो गई होती 1000 की जगह, सो रियल जीडीपी में एक्चुअल में डिफरेंस आता, राइट. बट वेयर एज यहाँ पे it did not show a difference because real GDP एक बेस प्राइस पे बेस्ड होता है, नॉमिनल GDP हमारे करंट प्राइस पे बेस्ड होता है. ठीक है. सो आई होप नॉमिनल और रियल के बीच में यू माइट हैव गॉट अ बिट ऑफ एन आइडिया अबाउट द क्लैरिटी ऑफ द सब्सटेंस कि नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है. एंड जीडीपी अगर आप कैलकुलेट करें तो हर कंट्री का अलग अलग होता है. नॉमिनल इज इजी टू कैलकुलेट कंपेयर्ड टू रियल जीडीपी. रियल जीडीपी के कंपेरेटिवली नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना इजी होता है. अब आते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज एन एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यू of all the products and services turned out in a given period by the means of production owned by country's residents. Now हमने GDP के अंदर देखा था कि चाहे फॉरेन नेशनल हो या इंडियन नेशनल हो, अगर बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सारा GDP में काउंट होगा. लेकिन GNP के अंदर सिर्फ इंडियंस का काउंट होगा. इंडियंस यानी यू कैन से रेसिडेंट्स जो हैं इंडिया के, और जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो सब काउंट होंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, और जो फॉरेनर्स हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं. टेकिंग एन एग्जाम्पल, देयर इज अ सर्टेन पर्सन, एक पर्सन है जो इंडियन है, इंडिया में रह रहा है, इंडिया में काम करता है, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाएगा. ठीक है. कोई इंडियन है जो बाहर रहता है और अपनी फैमिली को वहां से इंडिया में पैसे भेजता है, तो एक इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में पैसे भेजता है, वो भी काउंट होगा. दीज बोथ आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इंडिया में किसी भी तरह से कोई इन्वेस्ट कर रहा है, इंडियन ओरिजिन है, चाहे उसकी बाहर कंपनी है और वो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो सारा जीएनपी में काउंट होगा. जीडीपी में ऑन दी अदर हैंड क्या काउंट हुआ था? इंडियन जो इंडिया में काम कर रहा है, फॉरेन नेशनल जो इंडिया में काउंट कर रहा है, ये सारा जीडीपी में काउंट होता है. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फॉरेन नेशनल एंड इंडियन ओरिजिन हु इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया. ठीक है. कंट्री के रेसिडेंट ने अगर ओन कर रखा है तो वो इंडिया का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वी हैव अ डिफरेंस ऑफ जीएनपी एंड जीडीपी. So let's have a look at this. Now value of all goods and services made by a country's residents and business regardless of production location GNP. यानी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, अगर वो कोई उस कंट्री का बिजनेसमैन है, उस कंट्री का रेसिडेंट है और वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट कम्स एज अ GNP. whereas GDP के अंदर कंट्री के अंदर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो. तो कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, सी हियर इज एग्जांपल, ये कंट्री की बाउंड्री है, इस कंट्री के अंदर कोई भी हो, विच एवर कंट्री नेशनल यू टेक, वो सारा जीडीपी में आएगा. वेयरएज जीएनपी में सिर्फ वही होंगे जो उस कंट्री के हैं, जैसे इसमें सिर्फ यूएसए के जो हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट होगा.
सो साउंड इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ अमेरिकन एंड यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल, जो यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अमेरिकन हैं वो सारे जीएनपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वेयर एज यूएस के अंदर जो भी कंपनी है वो जीडीपी में काउंट करेगी। सो अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है किसी कंट्री में, सपोज अमेजोन का अमेजोन का कोई ऑफिस इंडिया में बनता है, तो वो जीडीपी में काउंट होगा लेकिन जीएनपी में काउंट नहीं होगा, उसका जो एक्चुअल प्रोड्यूस एंड प्रॉफिट्स है। I hope you are clear with GNP and GDP now. So let's move forward. Liquidity Adjustment Facility. Now LAF या Liquidity Adjustment Facility RBI द्वारा बनाया गया है, या RBI ने इस फैसिलिटी को बनाया है मार्केट में लिक्विडिटी या यू कैन से फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए। सो बेसिकली इट इज मेड टू कंट्रोल द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, और लिक्विडिटी ऑफ मार्केट क्या है? मनी है। सो मनी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाई गई थी आरबीआई के द्वारा, या आरबीआई हैड इंट्रोड्यूस्ड इट। तो ये किस काम आ सकता है? ये इंजेक्ट भी कर सकता है लिक्विडिटी, यानी पैसा मार्केट में ला भी सकता है, और अगर पैसा मार्केट में ज्यादा है तो उसे एब्जॉर्ब भी कर सकता है या वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जो हम पढ़ते रहते हैं, वो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाई गई है। यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो उसे खींचना वापस, और अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, दे आर ऑल गोइंग बैंकरप्ट और गोइंग लो ऑन मनी, प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो पैसे थोड़ा सा मार्केट में आ जाए वो भी। सो दोनों चीज कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज यूज्ड। एंड एलएएफ के दो पार्ट्स हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। दोनों चीज आप सुनते रहते हो। अभी रीसेंट सिनेरियो की बात करें तो रिड्यूस भी की गई है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से रेपो रेट चेंज हुई है या रिवर्स रेपो रेट चेंज हुई है? तो इन अ शॉर्ट, इन अ नटशेल अगर बात करें तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स बोरो लोन्स फ्रॉम आरबीआई। अगर आरबीआई से पैसा चाहिए बैंक्स को तो वो किस इंटरेस्ट पे मिलता है? वो होता है रेपो रेट। यानी रेपो रेट के अंदर आरबीआई बैंक को पैसा देता है। ठीक है, बैंक को किसी भी अमाउंट की जरूरत है एज अ लोन, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीआई से ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट उनको सीधा सीधा 4.40% होता है, एंड कोलैटरल भी दिखाना पड़ता है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल। जैसे हम अगर लोन लेते हैं तो आप चाहे बीओबी से लो चाहे आईसीआईसीआई से लो, आपको कोलैटरल दिखाना पड़ेगा कि जितना आप लोन ले रहे हो उतना आपके पास कोलैटरल या आपके पास इतनी चीज है कि आप रीपे कर पाएंगे। सिमिलरली हैपेंस इन रेपो रेट। आरबीआई से लोन ले सकता है कमर्शियल बैंक और कोलैटरल दिखा के मिलता है ये लोन। On the other hand, reverse repo rate is the interest offered by RBI to banks who deposit funds in the treasury. अगर बैंक्स के पास ज्यादा पैसा, जैसे हमारे पास ज्यादा पैसा है, तो हम क्या करेंगे? We deposit in the banks कि हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहे और सेफ भी रहे मनी। दिस इज आवर माइंडसेट। सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक में किसी के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, यानी डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनको कहाँ रखा जाए? वेयर डू दे कीप देम? तो वो आरबीआई के साथ जमा करा देते हैं कि इट गोज इन द ट्रेजरी, जिससे मनी सेफ भी रहे, और साथ ही साथ उनको वो जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। तो अगर बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है और वो आरबीआई में जमा कराना चाहते हैं तो रिवर्स रेपो रेट पे होता है। सो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अस, हमारा और बैंक का जो रिलेशनशिप है वही कमर्शियल बैंक और आरबीआई का रिलेशनशिप है ऑन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और जैसे अगर हम लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, हम डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट कम होता है, बट ऑब्वियस बात है अगर लोन 7% इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं तो सेविंग्स अकाउंट में 4% इंटरेस्ट होगा। ऑन द सिमिलर लाइंस, रेपो रेट जिस बैंक पे लोन मिलेगा बैंक्स को वो हमेशा ज्यादा होगा। जैसे इन करंट सिनेरियो अभी का देखें तो 4.40% चल रहा है। ऑन द अदर हैंड रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स या 0.25% का डिफरेंस होता है हमेशा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में। तो करंट इज 3.75 इज द रिवर्स रेपो रेट ऑफ करंट सिनेरियो। और द रूल
applies here. Repo rate is always higher than the reverse repo rate. So I guess you're clear with repo rate, reverse repo rate. अब इससे लिक्विडिटी कैसे एडजस्ट होगी? अगर आरबीआई को चाहिए कि बैंक्स लोन ना दे तो वो क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी कि आप हमारे पास जमा करो, हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, तो बैंक्स अवॉइड करेंगे लोन देना कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वेयरएज अगर बैंक उनको चाहते हैं वो कि लिक्विडिटी आए, मार्केट में पैसा आए, तो वो रिवर्स रेपो रेट कम कर देंगे। और रेपो रेट अगर ज्यादा हो जाती है, इफ रेपो रेट यानी इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, रेपो रेट ज्यादा हो जाती है, तो इन दैट सिनेरियो जैसे अब 4.40 इससे ज्यादा कर दी, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है यानी आरबीआई जो है वो बैंक को पैसे ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रही है। सो बैंक्स अवॉइड करेंगे लेना क्योंकि उन्हें उतना पैसा देना भी पड़ेगा आरबीआई को। एंड इन दिस सेंस वो क्या करेंगे? लोन्स वगैरह देना अवॉइड करेंगे कि हमें पैसे लेने ना पड़े आरबीआई से। सो बेसिकली इट ऑल इज रिलेटेड टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन इन द मार्केट। ठीक है, इसको समझने के लिए यू जस्ट नीड टू हैव योर ओन एग्जाम्पल, अपने आप को उस जगह रख के देखो एंड इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, MSF क्या है? रेट एट विच बैंक्स आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स यानी कि रातों रात पैसा चाहिए, अचानक से पैसे की जरूरत आ गई, बहुत बड़ा लोन कोई लेने वाला आ गया, इतना बैंक के पास नहीं है अभी पैसा, तो ओवरनाइट फंड चाहिए अगर बैंक को, सो दे कैन टेक इट एट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में दिया जाता है। कोई या तो बहुत ही बड़ा लोन लिया जा रहा है या बैंक इज गोइंग एट लॉस ऑफ सर्टेन सिनेरियो या कुछ रीपेमेंट, एनीथिंग दैट इज इन कम्स अंडर एन इमरजेंसी सिचुएशन, तब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी कि ओवरनाइट फंड्स अवेलेबल होंगे आरबीआई की तरफ से। आरबीआई कैसे देगा वो उनकी प्रॉब्लम है। और ये किस बेसिस पे मिलता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिखानी पड़ेंगी कि बैंक के पास कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसके बेसिस पे दे विल गिव यू द MSF। नाउ इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से भी ज्यादा होगा, बिकॉज रेपो रेट में देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए होता है लेकिन टर्म होता है, ये ओवरनाइट फंड है, तो इसलिए रेपो रेट से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी रीपेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। बैंक्स भी इसलिए अवॉइड करते हैं MSF। करंट MSF क्या है? 4.65% इज द करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बिल्कुल मार्जिन, यू कैन इवन रिमेंबर इट लाइक दिस, कि बिल्कुल जब मार्जिन पे होगा बैंक कि अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेना ही पड़ेगा अचानक से, तो जब मार्जिन पे है, इमरजेंसी है, तभी मिलता है MSF। नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो। दिस इज वन ऑफ द रिजर्व्स वी वर टॉकिंग अबाउट, CRR या कैश रिजर्व रेशियो। सो CRR क्या है? परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट शुड बी केप्ट aside by banks in is called cash reserve ratio। जो अमाउंट बैंक को आरबीआई को देना ही पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मली अगर एक्सेस फंड्स है, अगर एक्सेस फंड है बैंक के पास और वो तब डिपॉजिट करता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो CRR है ये मिनिमम अमाउंट है जो रखना ही पड़ेगा और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उन्हें रखने के लिए। तो करंट है 3%, जितना भी उनके पास अमाउंट है या जितने भी FDs एंड डिपॉजिट्स, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट है, उन सब का अमाउंट मिला के कुछ 3% होता है। उसका 3% अमाउंट हमेशा आरबीआई के साथ उन्हें डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। सो CRR इज द अमाउंट जो आरबीआई के साथ बैंक्स को रखना पड़ता है एज अ मैंडेटरी थिंग, एंड इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। इट्स अ नो इंटरेस्ट पार्ट। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, at the end of every business day, banks are required to maintain a minimum ratio of their time liabilities and net demand in form of liquid assets like gold, cash या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हर बिजनेस डे के एंड पे एक मिनिमम रेशियो रखना पड़ता है उन्हें टाइम लाइबिलिटीज एंड नेट डिमांड का, और वो किस फॉर्म में होता है? या तो गोल्ड के फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो। और ये
ये जो रखना पड़ रहा है, जो रेशियो उनको रखना पड़ रहा है, इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। और मैक्सिमम एसएलआर कितना हो सकता है? नाउ मैक्सिमम क्वेश्चन जो बेसिकली आता है, मैक्सिमम एसएलआर कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम जो आरबीआई रख सकता है वो है 40% पर एनम, एंड करंटली इट इज एट 80% पर एनम। तो एसएलआर क्या है? इट इज अ लिक्विडिटी रेशियो ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो गोल्ड के फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द बैंक। फिर आता है बैंक रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द लोन्स ऑफर्ड टू कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, तो आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है तो उस पे इंटरेस्ट क्या मिलेगा? वो बैंक रेट है। नाउ बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या हुआ? रेपो रेट जो अवेलेबल होता है, रेपो रेट भी वही इंटरेस्ट है, बट इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, कम टाइम के लिए लोन, 14 दिन 15 दिन के लिए वो रेपो रेट पे मिलता है। बैंक रेट ऑन दी अदर हैंड ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म यानी कि कुछ महीनों के लिए चाहिए या 1 साल के लिए लोन चाहिए, नहीं मैनेज हो रहे हैं लिक्विडिटी बैंक का या एसेट्स मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो वो लोन होता है वो बैंक रेट पे मिलता है, और ये हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए दे रहे हैं। ऑब्वियसली ज्यादा टाइम के लिए देंगे, जितना ज्यादा टाइम के लिए देंगे उतना ज्यादा रेट होगा। तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो बैंक रेट पे लेगा, और करंटली इट इज एट 4.65। नाउ ये जो करंट मैं इसमें लिख रही हूँ, दिस करंट इज मोर अबाउट द फैक्ट कि अभी 2020 में रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट अपडेट रहा है एज फॉर अगस्त 2020 तक जितना अपडेट रहा है उसके बेसिस पे द करंट हैज बीन मेंशन्ड हियर। सो bank rate, now we have got an overlook of important terminologies that are concerned with the banking terms we are going through. So for further updates you can subscribe to the channel, press the bell icon for further videos. For any updates on my ongoings you can follow me on Instagram at miss_ashima shukla. Telegram link video के description में available है, वहाँ पे से आप PDF download कर सकते हैं for all those who require the PDF. So hope this video was successful. See you in the next video. Until then, goodbye, take care and have a great day.